हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 11th में आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, यानी इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो इंडिया जब आज़ाद होता है तो ब्रिटिश लीगेसी के कारण, ब्रिटिश के 190 ईयर्स यानी कि ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के शासन में इंडिया के इकोनॉमी को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया, और वो एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए किया। टू वे में इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। एक तो इंडिया को एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में उभरा इंडिया, और दूसरा जो है ये एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में, जो ब्रिटिश फैक्ट्री में जो गुड्स तैयार हो रहे थे उसके एक मार्केट के रूप में। अदरवाइज देखा जाए तो जो खास करके इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो काफी बेल ग्रोथ था। ठीक है। जो हम मलमल देखते हैं, शाही मलमल और खास मलमल आपने जो देखा था, तो इसमें आज हम आगे उसमें से मूव करेंगे, यानी इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 से 1990। इनफैक्ट देखो, बिटवीन 1950 से 1990 तक क्यों? क्योंकि देखो कि इस समय तक कमांड इकोनॉमी एक तरह से जो है पब्लिक सेक्टर जो है डोमिनेट करता है 5 ईयर प्लान के थ्रू। लेकिन 1991 में देखोगे कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्रोवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आता है। तो हम इस ड्यूरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जब जो है कि गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाई। अब देखो, इसमें ये चैप्टर ही शुरुआत होता है, द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया is to initiate a process of development which will raise the living standard and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। तो ये देखो, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक टू ए न्यू dawn of freedom। Finally, we were masters of our own destiny after some 200 years of British rule. The job of nation building was now in our own hand. The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation. A system which would promote the welfare of all rather than a few। There are different types of economic system। देखो, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो वो तीन टाइप के, मेनली दो टाइप को बीच का एक तीसरा होता है। तो एक जो होता है आपका कमांड इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रली कमांड इकोनॉमी। ठीक है। सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और ये कमांड इकोनॉमी, जिसमें है कि गवर्नमेंट डिसाइड ऑल थिंग्स कि व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी के बेसिक 3 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जो तीनों बेसिक क्वेश्चन है उसका जो रिप्लाई करता है, उसका जो डिसाइड होता है, वो सेंट्रली अथॉरिटी, सेंट्रली कमांड अथॉरिटी के द्वारा होता है। तो वो आपका सेंट्रल कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा एक होता है मार्केट इकोनॉमी, यानी कि मार्केट डिसाइड कि व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच इट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड फॉर हुम इट विल बी प्रोड्यूस्ड। सो मार्केट में जिसके पास परचेजिंग पावर होगा वो चीजों को परचेज करेगा, तो उन्हीं के लिए ये प्रोड्यूस किया जाता है जिनके पास परचेजिंग पावर है। तीसरा जो है, इंडिया ने जो मॉडल इकोनॉमी का ये अपनाया, वो था आपका जो मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। कुछ चीजों को गवर्नमेंट डील करती थी और कुछ चीजों को प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है। So there are different types of economic system, and among them socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most. However, he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is all the factories and farms in the country, were owned by the government। There was no private property। देखो, तो उसमें जो था क्या, सोशलिज्म जो था सेंट्रली कमांड था कि ऑल प्रॉपर्टी पे सेंट्रल का कमांड होगा, और आपको जो जरूरत है, जो पब्लिक के पास अपना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, यानी जनता के पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। आपको जो जरूरत है वो चीज सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी। जैसे किसी का 5 मेंबर का फैमिली है तो उसको उस अनुसार चीजें प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आपका अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह देखोगे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे, प्रोफेसर मेघनाथ साहब, एम विश्वेश्वरैया, इन लोगों ने काफी योगदान दिया। और सुभाष चंद्र बोस एज वेल एज जवाहरलाल नेहरू, ये जो है थे सोशलिस्ट आइडिया से प्रभावित थे। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने ये चीजें किया कि ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे सोवियत यूनियन मॉडल पे हम डिपेंडेंट, हम बीच का रास्ता कहीं ना कहीं अपनाते हैं। It is not possible in a democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of the citizen in a way that it was done in the former Soviet Union। यानी कि देखो, ऐसा नहीं है कि आज आपके पास
तीन फैमिली में 3 मेंबर हैं तो आप ये जमीन रखोगे, कल 5 हो जाएगा तो वो यानी कि रेगुलर फ्रीक्वेंट बेस पे आप वो चेक नहीं कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि किसी के 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स के लिए डिफरेंट घर की ज़रूरत होगी, 10 मेंबर्स हैं तो डिफरेंट घर की ज़रूरत, तो आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हो। तो घर वगैरह कुछ लैंड्स वगैरह जो है ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहना चाहिए और इंडिया ने वही चीज़ें किया। Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism, यानी कि हमने बीच का रास्ता अपनाया। Basically sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in an economic system which in their view combined the best features of socialism without its drawback. In this view, India would be a socialist society with a strong public sector, but also with private property and democracy. The government would plan for the economy with the private sector being encouraged to be part of plan effort. The industrial policy resolution of 1948 and the directive principle of Indian constitution reflected this outlook. In 1950 the planning commission was set up with the prime minister as its chairperson. The era of 5-year plan had begun. देखो इंडिया ने क्या किया कि कुछ चीजें जो है हमें दोनों चीजों को बैलेंस में, फाइन बैलेंस में, हाँ हम जो थे सोशलिस्ट की तरफ ये झुकाव थे। जस्ट इमेजिन करो कि ये यदि प्योर सोशलिज्म है और ये प्योर कैपिटलिज्म है और ये बीच का यदि रास्ता है तो यानी कि यहाँ भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो हम एक तरह से इस डायरेक्शन में यानी कि सोशलिज्म की डायरेक्शन में मान के चलो कि कहीं हम मूव किए, ठीक है। तो द गोल ऑफ द 5-ईयर प्लान, देखो 5-ईयर प्लान जो है 2017 तक यानी 31 मार्च 2017 तक चला। इनफैक्ट देखोगे 1 जो जनवरी 2015 था तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया। इनफैक्ट 1991 में जो राव मनमोहन सिंह जो चेंजेस था हमारे रिफॉर्म इकोनॉमी में, उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर ने अहम भूमिका अदा करना शुरू की। देखो उसका नाम ही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। और लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम को हमने बहुत हद तक ये कम किया, ठीक है। तो द गोल ऑफ द 5-ईयर प्लान, a plan should have some clearly specified goals. The goal of the 5-year plans are growth, modernization, self-reliance, and equity. This does not mean that all the plans have given equal importance to all these goals. Due to limited resources, a choice had to be made in each plan about which economics is already is a steady increase in the gross domestic product. The GDP is the market value of all the goods and services produced in the country during a year. You can think of the GDP as a cake and growth is the increase in the size of the cake. देखो GDP जो है आपका, कोई भी टारगेट ये क्या है कि हमारा जो इकोनॉमी है तो रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और वांट्स जो है अनलिमिटेड है। तो इक्वली हमने हर प्लान में, जैसे फर्स्ट आप 5-ईयर प्लान देखोगे तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान में हमने किस चीज पे जोर दिया? एग्रीकल्चर पे। इसका कारण क्या था कि जो 1942 में देखोगे बंगाल फेमाइन और डिफरेंट जगह फेमाइन आया, उसके चलते हमारा बहुत सारा पॉपुलेशन जो है समाप्त हो गया, लोगों को खाने के लिए नहीं थे। तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, तो एग्रीकल्चर में काफी ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट 5-ईयर प्लान में देखोगे तो जितना हमने टारगेट रखा था, लक्ष्य रखा था, उससे कहीं अधिक प्राप्ति हुई। 2.1% हमने ग्रोथ का टारगेट रखा था, लेकिन ग्रोथ कितना हुआ? 3.6%। तो हमने एग्रीकल्चर को मेन फोकस किया। सेकेंड में देखोगे जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, जो महालनोबिस मॉडल कहते हैं, उसमें हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जोड़ दिया। हाउएवर वो प्रॉपर तरीके से चीजें, तो देखो जीडीपी वगैरह ये जो है हमने ऑलरेडी चीजों को देख रखा है, ठीक है ना। जीडीपी आप देखोगे इकोनॉमिक्स का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जीडीपी वगैरह क्या होता है, जीएनपी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखा है। तो उन चीजों को आप ये अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये लक्ष्य वगैरह था कि जीडीपी को बढ़ाना, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री वगैरह को हमें लगाना, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ आप जैसे देखा कि 2.1% हमने टारगेट फर्स्ट में रखा था और 3.6% हुआ। उसी ढंग से आपको ग्रोथ, ग्रोथ जब तक नहीं होगा, मान के चलो कि कोई भी किसी के पास रिसोर्सेस कुछ थे, उसको ग्रोथ होना है तभी तो उसका लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड सीख होगा। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमें अपने आप पर डिपेंडेंट रहना। इक्विटी का मतलब है कि जो लोगों तक, सब लोगों तक पहुंचे। ऐसा नहीं है सिर्फ कि जो ग्रोथ हो रहा है उसका एडवांटेज बस कुछ लोगों को मिले। ठीक है, तो नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस by themselves may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of the people living in poverty. It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well, instead of being enjoyed only by the rich. So, in addition to growth, modernization, and self reliance, equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic, okay, basics, ठीक है ना, basic need, such as food, a decent house, uh, education, and health care. And inequality in the distribution of wealth should be reduced. तो देखो, जो ये चीजें है कि जो आपका ग्रोथ है, वो सारा ग्रोथ का जो है एडवांटेज है वो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, let us now see how the first 7 5-year plans covering the period 1950 to 1990 attempted to attain these four goals and extend to. तो ये जो फोर गोल्स आपका देखोगे क्या है आपका, ये मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ, ये तीन, और उसके बाद चौथा जो है इक्विटी। तो ये आपका देखो, एग्रीकल्चर पे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। उसमें देखोगे कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान वगैरह है उसमें हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया। लैंड रिफॉर्म जो है, जमींदारी सिस्टम जो है वो हमें एबोलिश करना था। जो जमींदारी सिस्टम अंग्रेजों के ड्यूरेशन में जमींदारी और जागीरदार वगैरह थे, तो इसको हमको समाप्त करना था लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा। तो लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा हमने क्या किया कि लैंड सीलिंग, यानी कि एक सर्टेन लिमिट के बाद कोई भी लैंड नहीं रखेगा। हमने ये टारगेट रखा था कि लैंड जो है वो सबके पास हो, सिर्फ कुछ लोगों के पास कंसंट्रेट नहीं हो। ठीक है, तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। Productivity in the agriculture sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers. India's agriculture vitally depends on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they are access to irrigation facility, which very फ्यू हैड। देखो, ये कहते हैं ना कि जो भारतीय जो खेती है, इंडियन फार्मिंग इज गैम्बलिंग विद मॉनसून। ठीक है, तो जो भारतीय खेती कृषि है वो मॉनसून के साथ जुआ है, इन द सेंस कि यदि अच्छा मॉनसून होता है, अच्छा बारिश होता है तो फसल अच्छा होगा, लेकिन यदि अच्छा बारिश नहीं होता है तो फिर हमारा फसल जो है प्रोडक्टिविटी ये कम होगा। अब हाई यील्डिंग वैरायटी यदि सीड्स आप डालते हो तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने काफी किया। इनफैक्ट देखोगे अभी पंजाब हरियाणा जो वगैरह है जो एमएसपी का डिमांड कर रहा है, तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसका सबसे अधिक एडवांटेज जो है उन लोगों को मिला। इनफैक्ट देखोगे कि 1960 के डेकेड में जो फूड जोन बना हुआ था, फूड जोन का मतलब है कि हर एरिया को ये डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से ये था कि किस एरिया में कितने लोग चावल खाएंगे ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं है कि जिसका पेट बड़ा है तो वो कम खाएगा, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, कि क्योंकि अनाज कम प्रोड्यूस होते थे। तो फिर जब हमने ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हमारे पास जो है मार्केटेड सरप्लस प्रोड्यूस हुआ। यानी कि किसान, मान के चलो कि एक किसान यदि 5 क्विंटल जो है वो कंज्यूम कर रहा है, 5 क्विंटल, लेकिन वो प्रोडक्शन जो सपोज 15 क्विंटल कर रहा है, तो वो मार्केट सरप्लस हुआ 10। तो उन एरिया में जहां कम प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर देखोगे आज के डेट में जो है, तब उस समय उस ढंग का नहीं था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आज के डेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो जो गरीब पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, तो उनको जो है सरप्लस जो होती है गवर्नमेंट जो है एमएसपी पे आज के डेट में प्रोक्योर करती है और उसको थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इनिशियली जो हमारा टारगेट था वो था, क्या था, ग्रोथ था, आपका ये ग्रोथ करना, फिर आपका सेल्फ रिलायंस था। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीका से, इक्विटी वगैरह ये होना था, चाहिए था। तो जो मार्केट सरप्लस हुआ एग्रीकल्चर में, उसको हमें सरकार ने प्रोक्योर किया और डिफरेंट प्लेसेस पे ये भेजाया। देखो, फिर उसके बाद है द डिबेट ओवर सब्सिडी। अब किसान को सब्सिडी देती है डिफरेंट फॉर्म में, आइदर वो फर्टिलाइजर के लिए हो,
ये सीड्स के लिए हो या फिर इरिगेशन वगैरह में हो, ठीक है। तो डिबेट ओवर सब्सिडीज, सब्सिडीज का मतलब है कि वॉट एवर इज द कॉस्ट एक्चुअल में। जस्ट इमेजिन करो फर्टिलाइजर, सपोज फर्टिलाइजर में यूरिया जो है सबसे बड़ा सबसे अधिक कंज्यूम होने वाला फर्टिलाइजर यूरिया है। तो यूरिया में सपोज गवर्नमेंट काफी अच्छा खासा देती है, मान के चलो कि प्रोडक्शन यदि 45 अभी 45 केजी का पर बैग आता है, तो अर्लियर इनिशियली जो है इसके पहले 50 केजी का आता था, लेकिन नाउ इट इज नीम कोटेड यूरिया। सो 45 केजी का, तो जस्ट इफ फार्मर इज गेटिंग इन 300 पर बैग, so its cost is suppose 800, so whatever is the difference means 500, so 500 is government is providing to subsidy direct to fertilizer manufacturing company. Okay, so debate over subsidies. The economic justification of subsidy in agriculture is at present a hotly debated question. It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of new HYV yani hybrid variety technology by farmers in general and a small farmers in particular. Any new technology will be looked upon as being risky by farmers. Subsidies were therefore needed to encourage farmers to test the new technology. Some economists believe that once the technology is found profitable and is widely adopted, subsidies should be phased out. Okay, ये तो जो पर्पज पूरा हो गया तब सब्सिडी को ये खत्म करना चाहिए। फर्दर सब्सिडीज आर meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry, and among farmers the subsidy largely benefits the farmers in the more prosperous regions. Therefore it is argued that there is no case for continuing with fertilizer subsidies. It does not benefit the target group and it is a huge burden on the government's finances. Okay, but देखो इनिशियली जो था ये सब्सिडीज जो था वो बेनिफिशियल था। बेनिफिशियल इन द सेंस कि अब मान के चलो कि इनिशियली आपने ट्रैक्टर लाया या थ्रेसिंग मशीन लाया, तो अ फार्मर डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू परचेज दैट। देन इन दैट सिचुएशन इफ यू आर प्रोवाइडिंग सब्सिडी, देन अ फार्मर कैन परचेज दैट। आइदर आप सोलर पंप वगैरह देते हो, जैसे सपोज एग्जांपल कुसुम स्कीम के तहत। तो इफ अ स्मॉल फार्मर, पुअर फार्मर इज नॉट एबल टू प्रोक्योर, then you should provide subsidy so that he or she can purchase. Now industry or trade, economists have found that poor nations can progress only if they have a good industrial sector. Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. It is for this reason that the 5-year plans place a lot of emphasis on industrial development. You might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industries was very narrow, largely confined to cotton, textile, and jute. There were two well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and other in Kolkata. But obviously, we needed to expand the industrial base with a variety of industries if the economy was to grow. देखो, जो सेकेंड 5-year प्लान जिसको हमने पीसी महालनोबिस प्लान कहा, उसमें हैवी इंडस्ट्री पे हमने जोड़ दिया कि हम एक तरह से ऐसे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें जो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करे। सपोज मान के चलो कि एक आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हो और उसके थ्रू आप एक ट्रैक्टर इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो क्या है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल यानी कि ट्रैक्टर बनाने के लिए आयरन प्रोवाइड कराएगा, मेटल प्रोवाइड कराएगा, और इन दैट वे वो ट्रैक्टर का जब प्रोडक्शन होगा तो ट्रैक्टर जो है किसानों को बहुत फायदा होगा। लेकिन ब्रिटिश ने इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाया। जो इनिशियल टाइम में देखो प्री ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया में एक तरह से बहुत कम ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थे। इधर एक जमशेदपुर में, उसके बाद कोलकाता, फिर बाद में देखोगे कि मैसूर के महाराजा ने मैसूर में लगाया था एम विश्वेश्वरैया, मुचकुंडम विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में। ओके, so public and private sectors in Indian industrial development. The big question facing the policy makers was what should be the role of the government and private sector in industrial development. At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of our economy, nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. देखो, अब जस्ट इमेजिन करो, एक टाइम था जिस समय लोगों के पास मान के चलो कि कैपिटल है, इंडस्ट्री के पास कैपिटल है, लेकिन यदि उसका मार्केट ही नहीं रहेगा तो उस चीज का क्या मतलब है। जस्ट इमेजिन करो कि आज आपने ये एक टाइम सोचो
कि जब मोबाइल फोन बहुत कम थे, अब कोई भी कंपनी जब तक मार्केट में बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं होती है कि आप मार्केट में सिर्फ प्रोडक्शन ये कर दोगे, मार्केट उसके लिए चाहिए कि जो सप्लाई यदि होता है तो उसका डिमांड होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई मैच होना चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी इंडस्ट्री है, बहुत सारे ट्रैक्टर को प्रोड्यूस कर दे, अब वो ट्रैक्टर को परचेज करने वाला कोई मार्केट में नहीं हो, तो वो ट्रैक्टर जो है क्या वेस्टेज है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है। It is principally for the reasons that the state had to play an extensive role in promoting the industrial sector. In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist line led to the policy of the state controlling and commanding heights of the economy, यानी कि मेजर रोल जो था वो स्टेट, जैसे हमने ऑलरेडी देखा ना, ये आ गया ना यहाँ, एज द सेकेंड 5 ईयर प्लान पुट इट, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मेन इंडस्ट्री है, जो औद्योगिकरण है, उसमें स्टेट जो है अहम भूमिका अदा करेगी। This meant that the state would have complete control of those industries that were vital for the economy. The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way. Okay, Industrial Policy Resolution 1956. In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted. This resolution formed the basis of the second 5 year plan, the plan which tried to build the basis of socialist pattern of society. Socialist pattern of society का मतलब है कि जो सरकार जो है मेजर रोल प्ले करेगी, जो कमांडिंग हाइट्स का मतलब है कि जो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरकार उस पर काम करेगी। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट सेक्टर, विद द स्टेट टेकिंग द sole responsibility for starting new units. The third category consists of the remaining industry which were to be in the private sector. यानी कि जो देखो, एक था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, दूसरा था गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ हेल्प करेंगे। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि एसबीआई है या फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक है, तो गवर्नमेंट की पूरी 100% स्टेक नहीं है, लेकिन मेजोरिटी स्टेक जो है गवर्नमेंट के पास है और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरा एक है कि जो प्राइवेट है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, उसी ढंग से चीजें हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो पूरी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट उसमें मान लीजिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। Although there was a category of industries left to the private sector, the sector was to keep under government control. यानी कि जो को इन स्पाइट ऑफ जो प्राइवेट सेक्टर में भी थे, तो उसमें लाइसेंस एलपीक्यू आपने देखा होगा, लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम, यानी कि उसको ये इंस्पेक्टर राज भी कहते थे, ठीक है। तो वो नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस ए लाइसेंस वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस पॉलिसी वॉज यूज्ड for promoting industry in backward regions. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in the economically backward area. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefit and electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality. यानी कि देखो, यदि आप सब्सिडी देते हो तो जो पुअर एरिया है, जो गरीब एक क्षेत्र है, वहां भी इंडस्ट्री ग्रो करेगा। अदरवाइज यदि आप प्रॉपर सब्सिडी नहीं दोगे तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करती है। ऑलरेडी हम पिछले कक्षा में भी, क्लास में, लेक्चर में देख चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करती है। यदि आप उसे सिर्फ छोड़ दोगे ऐसे ही विदाउट रेगुलेशन के, तो फिर क्या है कि जो बैकवर्ड रीजन में है तो उसमें वो नहीं लगाएंगे। इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हार्ड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट or for diversifying production. This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. यानी कि जो है रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एक तरह से कि गवर्नमेंट ये करती थी कि लाइसेंस हम देंगे, 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 100 ही आपको करना है, अधिक नहीं करना है। लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इनफैक्ट देखोगे कि 1960 70 80 तक में एक स्कूटर लेना होता था तो आपको 6 साल का वेट करना पड़ता था। एक गैस सिलेंडर जिसके पास आ जाता था तो वो पार्टी उसके घर में होती थी,
कि इनके फलना जी के यहाँ, इनके यहाँ मिस्टर एक्स के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ गैस आ गया, या फिर जिनके यहाँ टेलीविजन आ गया, ये सारी चीजें। तो आपका लाइसेंस परमिट कोसा सिस्टम था। एक एचएमटी का वॉच खरीदने के लिए, अब एचएमटी के कोई वॉच भी नहीं पहनता, इनफैक्ट वॉच अब बहुत कम लोग पहनते हैं, लेकिन एचएमटी का वॉच लेने के लिए सपोज कोई भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है और वो सोचता है कि हम अपने दामाद को यदि एचएमटी का वॉच दें, तो 1 ईयर पहले ही वो ऑर्डर करता था, ये सिचुएशन था। ठीक है, very a small scale industry. In 1955, the Village and a Small Scale Industries Committee, also called the Carve Committee. अब देखो ये सारी चीजें कभी कभी मैच में आती है। तो कार्वे कमिटी noted the possibility of using a small scale industry for promoting rural development. A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowing on the assets of unit. The limit has changed over a period of time. देखो अब इसमें ये पूछता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एमएसएमई आज के डेट में उसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ओके, तो हम वो चीजें आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री में देखो क्या होता है कि कैपिटल उसमें कम लगता है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ये जनरेट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो है वो मेनली कैपिटल, ये उसमें कैपिटल इंडस्ट्री नहीं का जरूरत। देखो जो हाउ टू प्रोड्यूस, हमने 3 बेसिक क्वेश्चन में एक देखा था कि हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आइदर आप कैपिटल लगाओ यानी कि मशीन लगाओ या फिर लेबर फोर्स लगाओ। तो जैसे लेबर फोर्स, इंडिया में सरप्लस लेबर है तो लेबर इंटेंसिव और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें प्रमोट करती है। फिर देखो ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसके हटाना। तो इंपोर्ट की जगह हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, अपने कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, उसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कि इन प्लेस ऑफ इंपोर्टिंग certain things which is possible to manufacture or produce in India, we should produce in country itself. That is known as import substitution. और जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आया है तो उसके जगह आप एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट जानो। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट, इसका मतलब जो है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करने के लिए यदि आप कंट्री में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके लिए जो आपका जो नेसेंट, जो नवजात इंडस्ट्री है, उसमें आपको जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको सहायता करना चाहिए, और वो सब्सिडी के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इंप्रेसिव इंडीड। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी contributed by the industrial sector increased in the period from 11.6% in 1951 to 24.6% इन 1991। देखो हम ये जो चैप्टर देख रहे हैं 1950 से 1990 तक, तो जो इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आप 1951 में देखोगे, 50-51 में तो सिर्फ 11.8% था, और वो जो 1990 और 91 में जो था वो आपका 24.6% हो गया। द राइज इन द इंडस्ट्री शेयर of GDP is an important indicator of development. The 6% annual growth rate of the industrial sector during the period is commendable. यानी कि जो एग्रीगेट यदि देखा जाए 1951 से लेकर के 1991 तक, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ऑलमोस्ट 6% के रेट से ग्रो किया। No longer was Indian industry restricted largely to cotton, textile and jute. In fact, the industrial sector became well diversified by 1990, largely due to द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर देखो ये जो पीरियड है 1950 से लेकर के 1990, तो इसमें जो है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो पब्लिक सेक्टर ने अहम भूमिका अदा की, प्राइवेट सेक्टर जो है 1991 के बाद मेनली जो है मेजर रोल में आने लगी। ठीक है, तो ये इसी के ये चीजें हैं कि इसका डिबेट है, इसको आप देखोगे, ये डेटा आप यूज कर सकते हो ऐसे वगैरह। सपोज आपके पास इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या इंडियन इकोनॉमी ऐसा ये आता है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो 1950-51 में, तो ये आपका जो क्या है कि सेक्टर, ये जो है जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखो, अभी हमने ये देखो इंडस्ट्री एक्चुअली 1950-51 में ये वहां 11 पॉइंट समथिंग परसेंट ही लिखा था, ये 23% कुछ और चीजों को इसमें इंक्लूड किया था होगा। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर देखो 59.0% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और 1991 में 34.9%। अभी जब वर्तमान में यदि देखोगे तो ऑलमोस्ट 15%। इंडस्ट्री जो है 11 पॉइंट समथिंग, लेकिन 13% यहाँ लिखा है कुछ और चीजों को मिला करके। ठीक है, फिर 24.6%। ठीक है, फिर ये सर्विसेज जो है, सर्विसेज 28% और 40, एक सेकेंड रुको, हाँ
जो ये 11 पॉइंट देखो 8% यहाँ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ 13% ये लिख दिया, वो ये है, कुछ और चीजों को इसमें ऐड किया होगा, तो रफ में आप लिख सकते हो, एग्जैक्ट आपको फिगर की जरूरत नहीं है। 24.6%। सर्विसेज जो था 28% कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये यहाँ आकर के 40.5%, लेकिन आज के डेट में जो है वो 60+% कर रहा है। ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट में है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है, यानी कि कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व हैं। तो देखो एग्रीकल्चर में 1950 से 51 में 72.1% थे, 1991 में 66.8% रहे, 2015-16 में 47%, अभी जो 45% के आसपास है इंडस्ट्री। तो ये सब डेटा को जो है आप ये देखो है कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि पीपल इंगेज्ड, ठीक है, पीपल इन इंगेज्ड। तो 3 डिफरेंट पीरियड का लिया गया है, 1950, 51, 1991 और ये आपका 2015-16। तो ये आप यूज कर सकते हो, इन दोनों टेबल को आप डेटा को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक सिस्टम में देख लिया है कि 3 होते हैं। एक जो आपका होता है सोशलिस्टिक सोसाइटी, सोशलिस्टिक का मतलब है कि जो है सेंट्रल कमांड अथॉरिटी डील करेगी, और जो एक मार्केट बेस्ड है, जो मार्केट डिसाइड करेगी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ये करेगी। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब प्लान, प्लान का क्या होता है? प्लान का मतलब होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्स है, ऑप्टिमम रिसोर्स है, उसको हम प्रॉपर तरीका से यूज कर सके। इंडिया में जो प्लानिंग चलता था, और 5 ईयर प्लान के थ्रू हम डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन जो 31 मार्च 2017 था, तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं जो 12th 5 ईयर प्लान था, वो फिनिश हो गया, और 1 जनवरी 2015 से हमारे पास नीति आयोग चल रहा है। तो ये सिस्टम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन आप आराम से ये इसको पढ़ोगे, ठीक है, और ये प्लान आपको प्रॉपर तरीका से। फिर है सर्विसेज सेक्टर। देखो कोई भी कंट्री है, पहले एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर से आपका इंडस्ट्री आता है, इंडस्ट्री से आपका सर्विसेज सेक्टर आता है। इंडिया ने क्या किया कि डायरेक्टली जो है, इनफैक्ट इस पर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द रीजन कि इंडिया डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर। तो ये आपको जानना चाहिए, ये आप डिबेट डिस्कस ये करोगे। देखो ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में पढ़ोगे। सेकंड जो आईएसआई है, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो वो जो आपका है वो इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया, और फाइन स्टैटिस्टिशियन थे, और इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इनके मॉडल पे ही डिपेंड करता है। ऑनरशिप एंड इंसेंटिव, ठीक है, तो ऑनरशिप, द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टीलर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कल्टिवेटर्स विल टेक मोर इंटरेस्ट। इसका ये मतलब हुआ ना कि देखो किसी का अपना खेत होता है, तो उसका ऑनरशिप यदि होता है, तो वो उसमें अधिक मेहनत से वर्क करता है, उसमें अपना एनर्जी ज्यादा लगाता है, और यदि उसका ऑनरशिप नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड होता है। तो ये इसमें यूएसएसआर जो आज के डेट में रसिया है, तो रसिया पहले जो कंबाइंड और बहुत सारे कंट्री मिला करके यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का उस समय जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का वहां भी कंसेप्ट आता है, लेकिन अर्लियर वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन किसी को नहीं मिलता है, लेकिन लैंड ऑनरशिप यदि होता है तो मोटिवेशन मिलता है। अब ये देखो जो है प्राइसेस एज सिग्नल्स, प्राइसेस एज सिग्नल्स का मतलब है ना कि जो भी देखो इन्फ्लेशन वगैरह होता है, तो लिटिल इन्फ्लेशन जो होता है वो इनफैक्ट पॉजिटिव होता है। जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी लेबरर है, उसको 200 आज भी दे रहे थे, कल भी 200 दोगे, परसों भी 200 दोगे, तो वो थोड़ा सा मोटिवेटेड नहीं होता। हाउएवर यदि देखा जाए कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो वो भी प्रभावित होता है। तो ये आपका जो है जो कोई भी चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लोगे, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये चैप्टर जो है इसका है, द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान was impressive indeed. Our industries became far more diversified compared to the situation at independence. India became self-sufficient in food production thanks to the Green Revolution. Land reforms resulted in the abolition of the hated Jamindari system. However, many economists became dissatisfied with the performance of many public sector enterprises. Excessive government regulation prevented growth of entrepreneurship. Entrepreneurship का मतलब होता है कि हम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें। देखो जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, जो भी है, एक तो आपका लैंड होता है, दूसरा होता है लेबर होता है, लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, तो लैंड लेबर कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड आपको इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए, लेबर जो उसमें वर्कर, और कैपिटल जो है मशीनरी वगैरह के लिए, प्लांट मशीनरी, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इन तीनों को जो कंबाइन करता है। तो यदि देखो कोई एंटरप्रेन्योरशिप यदि है, गवर्नमेंट का यदि बहुत से अधिक से अधिक इंटरफेरेंस रहेगा, तो जो है एंटरप्रेन्योरशिप को कम बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस मोर प्रोड्यूसर्स वेर प्रोटेक्टेड
against foreign competition, and this did not give them the incentive to improve the quality of goods that they produce. आर पॉलिसीज वेयर इनवार्ड ओरिएंटेड। इनवार्ड ओरिएंटेड का मतलब है ना कि हम अपने सेल्फ सफिशियंसी की तरफ ही ध्यान दें, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को हमने नहीं दिया, कि यानी कि हम बाहर से ट्रेड जो है, तो इन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ट्रेड डिफरेंट कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है, तो लेकिन हम इनिशियली थे कि हम बस इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट पर हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड सो वी फेल टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, द नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक policy was widely felt in the context of changing global economic scenario, and the new economic policy was initiated in 1991 to make our economy more efficient. This is the subject of next chapter, तो next chapter में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट में है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया envisaged an economic system which combines the best feature of socialism and capitalism. This culminated in the mixed economy. Okay, हमने दोनों का बेस्ट चीजों को लिया। All the economic planning has been formulated through 5-year plans. Common goals of 5-year plans are growth, modernization, self-sufficiency, and equity. The major policy initiative in agriculture sector were land reforms and green revolution. These incentive helped India to become self-sufficient in food grains and production, और जमींदारी को हमने abolish किया। ठीक है, the proportion of people depending on agriculture did not decline as expected. देखो इनफैक्ट खास करके जो आपका इस टाइम में देखो 72.1% करीब थे 1950-51 में, 50-51 में, और 1990 के आसपास जब देखोगे 1991 में, तब भी आपके पास करीब 66% थे। नो डाउट 66% के करीब 2015-16 में देखोगे, 2015-16 में ये आपका 47%। तो यहाँ आपका सब्सटेंशियल डिक्लाइन होता है, लेकिन इस फेज में जो हम सेकंड फेज ये देख रहे हैं, यानी कि 1950 से लेकर के 1990 तक, तो इस फेज में सब्सटेंशियल डिक्लाइन नहीं हुआ। पॉलिसी इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर रेज द इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि इनिशियली जो है 11.8% के आसपास था, वो 24.6% हो गया। One of the major drawbacks in the industrial sector was the inefficient functioning of public sector, as it started incurring losses leading to drain on the nation's limited resources. तो जो इंडस्ट्री थे, जो पब्लिक, तो देखो प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉपर इफिशिएंटली वर्क करता है। बेस्ट एग्जांपल लो बीएसएनएल और एयर इंडिया। बीएसएनएल काफी लॉस में चल रहा है, इनिशियली फायदा में था, फायदा में इस वजह से था कि कोई भी दूसरा प्लेयर नहीं था। जब प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया तो ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। इसका कारण क्या है कि ये इफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। जस्ट इमेजिन करो कि जितने के लिए जियो के पास बहुत ज्यादा कस्टमर है, लेकिन जितने इंप्लॉय जियो को मैनेज कर रहे हैं उससे 5, 6, 7 टाइम्स जो है इंप्लॉय जो है वो आपके बीएसएनएल के पास हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर अधिक है और रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर रहे हो, सर्विसेज आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर था 1950 से लेकर के 90 तक। थर्ड चैप्टर में हम एलपीजी मॉडल को देखेंगे। ओके, थैंक यू।